हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आप सबको कक्षा 10 गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास कराने वाला हूं, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम 2026 को देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में मैं आप सबको क्लास 10 मैथ का पहला चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं रियल नंबर, से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूं, जो कि डायरेक्टली आपको ऐसा ही पेपर में देखने को मिलेगा। अगर इस वीडियो को आप लोग अंत तक देख लेते हैं तो आप लोगों का जो वास्तविक संख्या है उस वास्तविक संख्या का डर खत्म हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आता है। चलिए हम लोग सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न से स्टार्ट करेंगे और हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर वाले तक भी जाएंगे। तो केवल टू केवल यह वीडियो में मैं आप सबको वास्तविक संख्या का इंपोर्टेंट प्रश्न कराने वाला हूं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बहुविकल्पी प्रश्न ये दिया गया है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। यहाँ पे 4 ठो ऑप्शन दिया गया है, चारों में से किसी एक का आपको आंसर सही है उसको टिक लगाना है। तो सबसे पहले हम लोग 156 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे हम लोग 156 का अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 156। चलिए यहाँ लिखते हैं 156 और 156 का करेंगे हम लोग अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले ये 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। फिर ये 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 नवा 18। फिर आपका ये 3 से कटेगा, ठीक है, 13 बार में। फिर आपका ये 13 से कटेगा आपका एक बार में। तो क्या होगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसको चाहे तो 2 का पावर 2 लिख सकते हैं और गुणे 3 गुणे 13। देखेंगे कि ये वाला ऑप्शन किस नंबर में है, यानी कौन से ऑप्शन में ये वाला दिया गया है। देखिए ये 2 गुणे 3 गुणे 13 ये तो होगा नहीं। ये देखिए 2 का पावर 2 गुणे 3 गुणे 13, यही आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट और ये तीनों आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 का पावर 2 गुणे 3 का पावर एक ही होगा यहाँ पे गुणे 13, यानी 13 का पावर 1 नहीं, केवल 13 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा कह रहा है, यहाँ देखिएगा, कह रहा है कि यदि 65 और 117 के HCF को 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान क्या होगा। देखिएगा सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, कह रहा है कि 65 और 117। तो आपका दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, एक दिया गया है 65 और 117 दिया गया है। क्या दिया गया आपका 117, 65 और 117 लिखा गया है कि HCF को, यानी कि इन दोनों के HCF को 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए, यानी कि इन दोनों का सबसे पहले हम लोग HCF निकालेंगे और इन दोनों का HCF इसके बराबर होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग 65 का HCF और 65 और 117 का HCF निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए 65 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यही कर लेते हैं। तो 65 का अभाज्य गुणनखंड ये आपका तो 5 से कटेगा 13 बार में, फिर 13 से कटेगा आपका एक बार में, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं क्या, 5 गुणे 13, यानी कि 13 पचे 65। और इसको अगर हम 117 का अभाज्य गुणनखंड करें तो ये आपका 3 से कटेगा, तो 3 त्रिकी 9 और 3 नवा 27। फिर आपका 3 से कटेगा 13 बार में, फिर आपका 13 से कटेगा आपका एक बार में, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, यहां लिखेंगे हम क्या कि 3 गुणे 3 गुणे आपका 13। तो अब हमको निकालना है इसका HCF, HCF। तो HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। तो केवल इसमें 13 और 13 दोनों में केवल 13 कॉमन है, तो HCF आपका आ जाएगा कितना, 13 आ जाएगा। अब बोला है क्वेश्चन देखिएगा कि 165 और 117 के HCF को 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए, यानी कि जो 13 आया है वह किसके बराबर होगा, वह आपके बराबर हो जाएगा क्या, 65m माइनस आपका 117 के, ये इसके बराबर है। तो यहाँ हम लोग m का मान निकालेंगे, कैसे देखिएगा, लिखेंगे क्या 65m माइनस 117 बराबर कितना होगा आपका 13 के बराबर होगा। अब देखिए 65m और इक्वल टू ये 13 होगा, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस जाकर प्लस हो जाएगा, तो 100 आपका 17।
तो क्या होगा यहाँ पे आपका 65m इक्वल टू 117 और 13 आपका 100 हो जाएगा ये 30। तो यहाँ से m इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 130 और बट्टे में हो जाएगा 65। ये कट जाएगा आपका 2, यानी कि m का मान कितना आ जाएगा 2। तो इसमें जो ऑप्शन होगा यहाँ पे दूसरा का ऑप्शन हम लोग लगाएंगे क्या, देखिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 2 यहाँ दिया गया है। ठीक है ना, तो ऐसे इसको हम लोग हल करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग तीसरा, जो बहुविकल्पी प्रश्न है। कह रहा है कि यदि p और q दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि p बराबर a b का स्क्वायर और q बराबर a q b, जबकि a b अभाज्य संख्याएं हैं, तब एलसीएम p q, यानी कि p और q का एलसीएम क्या होगा। ठीक है ना, देखिए ये आपको दो संख्याएं दिया गया है। पहला नंबर आपका दिया गया है p, और p बराबर क्या दिया गया है a b का स्क्वायर, और दूसरा दिया गया आपका q, q क्या दिया गया आपका q दिया गया है a क्यूब b, और पूछा है एलसीएम ऑफ p कॉमा q, यानी कि दोनों का एलसीएम क्या होगा। ठीक है ना, दोनों का एलसीएम क्या होगा। चलिए दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम a गुणे b लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं हम क्या, a गुणे a गुणे b, क्योंकि a का घात 3 है तो a 3 बार और b अकेले है तो b यहाँ पे। अब हमको एलसीएम निकालना है ना, तो देखेंगे क्या एलसीएम में क्या देखेंगे कि जो सब में है, यानी कि जैसे देखिए ये कॉमन है, ये कॉमन है, तो इसको भी लिख लेंगे पहले a, लिख लेंगे क्या a गुणे b, देखिए यहाँ भी कॉमन है और यहाँ भी है तो b को भी लिख लेंगे। तो a और b लिख लिया, आज जो बच गया ये बच गया और ये बच गया, क्या बच गया है आपका, एक यहाँ b बच गया है और नीचे 2a, तो a गुणे a बच गया है। अब इसको हम हल करेंगे तो क्या होगा, देखिए एक a यहाँ पे है, एक a यहाँ, एक a यहाँ, तो a का पावर ये 3 हो जाएगा और गुणे 2b है तो b का आपका स्क्वायर, यानी कि b का पावर 2, यही आपका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, यही आपका एलसीएम। तो a क्यूब गुणे b क्यूब, देखिए आपका यहाँ पे a क्यूब गुणे b स्क्वायर कहाँ दिया गया, देखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया गया a क्यूब गुणे b स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा चौथा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है कि यदि a बराबर 2 का स्क्वायर गुणे 3 का क्यूब, यानी 3 का पावर 3 गुणे 5 का पावर 4, और b बराबर 2 क्यूब गुणे 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर गुणे 5, तब एचसीएफ a कॉमा b का एचसीएफ क्या होगा। चलिए इसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, चलिए देखिए तो देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर चौथा दिया गया है उसको हम लोग यहाँ पे पहले लिख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर चौथा का दिया गया है a बराबर 2 का घात 2 गुणे 3 का घात 3 गुणे आपका 5 का घात 4 दिया गया है, और b बराबर क्या दिया गया है आपका 2 का पावर 3 गुणे 3 का पावर 2 और गुणे आपका 5 का पावर 1, 5 दिया गया, 5 का पावर 1 दिया गया। अब हमको एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है एचसीएफ इसका a कॉमा b का, a कॉमा b का। देखिए एचसीएफ में क्या होता है कि सबसे छोटा घात लिखते हैं, क्या लिखते हैं सबसे छोटी घात। सबसे पहले 2 का घात देखिए यहाँ 3 दिया गया और 2 का घात यहाँ 2 गया है, तो इसमें इन दोनों में 2 का घात छोटा कौन है, 2 का घात 2 है, तो 2 का घात हम यहाँ पे 2 लिख लेंगे। फिर गुणा में 3 का घात यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो इसमें छोटा घात क्या है 3 का घात 2, तो 3 का घात हम लोग 2 लिख लेंगे, और गुणे इन दोनों में छोटा घात क्या है 5 का पावर 1, तो 5 का पावर 1 लिख लेंगे। अब इसी को हम हल कर लेंगे तो आपको गुणा के रूप में आ जाएगा, 2 का पावर 2 यानी कि 2 गुणे 2, 3 का पावर 2 यानी मतलब 3 गुणे 3, गुणे 5 अकेले है तो केवल 5 हो जाएगा। अब इसको हम लोग गुणा करेंगे तो देखिए 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 और 36 पद से कितना हो जाएगा आपका 100, तो यहाँ गुणा करेंगे 180 हो जाएगा, या ऐसे गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 2 दूना 4 तिहाई 12, 12 25 60 और 36 18 यानी कि 180,
तो ये आपका 180 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इन दोनों का HCF हो जाएगा A गुणे B का। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो B है वह 180 बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चौथा का आपका ऑप्शन नंबर B बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका पांचवा, क्वेश्चन नंबर पांचवा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और 4 ऑप्शन में सह अभाज्य संख्याओं का कौन जोड़ा है उसको आपको सही करना है। तो आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि सह अभाज्य संख्या क्या होती है, कि ऐसी संख्या जिसमें कोई कुछ कॉमन न मिले, यानी कि जिसका HCF, एक भाषा में बोले कि जिनका HCF क्या हो, केवल 1 हो, केवल 1 हो, या बोले कि जिसमें कुछ भी कॉमन न हो। देखिएगा यहाँ पे 14 और 35, देखिए ये 7 के पढ़े में आता है और ये भी 7 के पढ़े में आता है। इसका मतलब ये इन दोनों में 7 कॉमन है, तो ये आपका सह अभाज्य संख्या नहीं होगा। यहाँ देखिए 18 और 25, 18 और 25 देखिएगा, यहाँ 18 और 25 किसी के पढ़े में नहीं आता है। 18 आएगा तो अलग किसी के पढ़े में आएगा और 25 आएगा तो आपका अलग किसी के पढ़े में आएगा। इसमें केवल दोनों में एक कॉमन है, यानी कि इसका मतलब कि यही आपका सह अभाज्य संख्या ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया 31, यहाँ पे 93, तो 31 आपका 31 के पढ़े में एक बार में आएगा और 93 आपका 31 के पढ़े में 3 बार में आएगा। इसका मतलब दोनों में 31 कॉमन है, तो ये भी आपका सह अभाज्य संख्या नहीं होगा। और डी देखिएगा 32 और यहाँ पे 62, तो 32 2 के पढ़े में आता है और 62 भी 2 के पढ़े में, यानी कि 2 से भाग चला जाएगा। इसका मतलब इन दोनों में 2 कॉमन है, तो ये भी आपका सह अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो कौन होगा आपका 18 और 25, क्योंकि 18 और 25 में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो पांचवा का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग क्या है। यानी हमको क्या करना है, इसमें घातों का योग निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 144 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। चलिए हमको सबसे पहले यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, 144 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो क्या होगा, ये आपका कटेगा, ये किससे, 2 से कटेगा, 2 से, तो ये जाएगा आपका 72 बार में। फिर आपका 2 से कटेगा तो ये आ जाएगा आपका 36 बार में। फिर आपका ये 2 से कटेगा तो ये 18 बार में। फिर आपका ये 2 से कटेगा तो जाएगा आपका ये 9 बार में। फिर आपका ये 3 से कटेगा तो 3 बार में। फिर आपका ये 3 से कटेगा तो 1 बार में। ठीक है, इतना हो गया। तो क्या बोला है, सबसे पहले इसको हम गुणनखंड लिख देते हैं। तो देखिए 1 2 3 4, 2 का पावर 4 गुणे आपका 3 का पावर 2, क्योंकि 2 4 बार है और 3 2 बार है। और देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग। देखिएगा यहाँ पे, तो घात यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, 4 + 2, यानी कि इसका गुणनखंड हो जाएगा। गुणनखंडों की घातों का योग कितना आएगा, आपका 6 आएगा। तो जो ऑप्शन नंबर आपका डी है इसमें, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या होगा, घातों का योग कितना हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7वां। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा बोला है कि पाई है एक पूर्णांक, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा पाई एक हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या। लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा, अगर बोल देगा कि पाई का मान कौन संख्या होती है, तो पाई का अगर मान बोलेगा तो ये आपका हमेशा लिखेंगे हम लोग परिमेय संख्या। क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या, क्योंकि पाई का मान हम लोग जनरली 22/7 ही लिखते हैं। पाई का मान पूछेगा तो केवल यहाँ पूछा है पाई, तो पाई एक अपरिमेय संख्या। और पूछेगा कि 22/7 क्या है, तो ये आपका, ये भी आपका क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। अगर पूछेगा 3.14 और आगे डॉट डॉट कोई नंबर रहेगा तो ये आपका अपरिमेय संख्या। क्या, अपरिमेय संख्या। तो ये आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि पाई पूछ रहा है कि पाई का मान पूछ रहा है। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है
कि 15, 18 और 24 का लॉस ऑफ प है, यानी कि 15, 18 और 24 का हमको लॉस ऑफ प निकालना है, बिल्कुल आसान तरीके से, जिसको आपको जैसे आपको मर्जी करना है वैसे निकालना है। क्या 15 का निकालना है, फिर 18 का निकालना है, फिर आपका निकालना है 24 का। ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप जब वास्तविक संख्या क्लास 10 में पढ़ रहे हैं तो हमेशा इसको गुणनखंड विधि से ही निकालिएगा। तो इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 5, ठीक है। इसको लिख सकते हैं क्या हम 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 तिहाई 6 18। इसको लिख सकते हैं क्या 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिकी 24। अब हमको निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम निकालना है तो जो कॉमन है, देखिए कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो इसको पहले लिख लेंगे, फिर गुणा में। और कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है और कुछ भी कॉमन नहीं दिखा रहा है, तो इन दोनों में ये कॉमन है, इस कॉमन, इन दोनों को 2 लिख लेंगे। और कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है नहीं, तो इसको जो छूट गया उसको भी लिख लेंगे 2 गुणे 2। और यहाँ 3 छूटा है, इसको भी लिख लेंगे। और यहाँ 5 छूटा है, इसको भी लिख लेंगे। अब इसको हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 5 तिहाई 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 120 तिहाई तो 12 तिहाई आपका 36, तो 360, यानी कि आपका 15, 18 और 24 का एलसीएम 360 आएगा। देखिए ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर ये आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए यहां दिया गया है कि दी हुई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी, यानी कि इसमें कौन अभाज्य संख्या होगी। तो सबसे पहले आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। चलिए मैं आप सबको बताता हूं कि ऐसी संख्या, यहां लिखेंगे अभाज्य संख्या जो होती है आपका 9 नंबर, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या इसे कहते हैं ऐसी संख्या जो एक और एक और स्वयं से विभाजित हो, एक और स्वयं से विभाजित हो, उसे हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे एक तो होगा ही नहीं, क्योंकि एक एक कोई संख्या नहीं मानते हम लोग, ठीक है ना। 8 देखिए, 8 आपका 2 से कट जाएगा, 3 से कट, 4 से कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, तो ये आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा। 0 देखिए, ये 1 से विभाजित होगा ही नहीं, तो 0 बन जाएगा। इसका मतलब 2 इसमें होगा। 2 क्या होगा? अभाज्य संख्या, क्योंकि सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 ही होता है। क्यों? क्योंकि ये 1 से भी विभाजित हो जाएगा और स्वयं 2 से भी विभाजित हो जाएगा और किसी भी अंक से ये विभाजित नहीं होगा, तो 2 आपका क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका ये 10। क्वेश्चन नंबर 10 हुआ कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगा, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसमें क्या होगा कि अगर हम 35 से भाग करें, 56 से भाग करें या 91 से भाग करें तो हमेशा प्रत्येक स्थिति में 7 शेषफल आए। तो क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले 35, 56 और 91, 35 और 56 और 91, 35 और 56 और 91 का क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम निकालेंगे उसमें हम लोग 7 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। चलिए इसका क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे, क्योंकि हम लोग हमेशा जब भी हम लोग क्लास 10 में है और वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं तो हमेशा हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम या एचसीएफ निकालना है। तो 35 से करेंगे तो 5 गुणे आपका हो जाएगा 7, ठीक है। इसको करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। देखिए 2 दूना 4 दूना 8, 8 से 56 हो जाएगा। और इसको करेंगे तो हो जाएगा आपका यहाँ पे 7 गुणे 13, 13 सत्ते 91। अब हमको क्या निकालना है? एलसीएम, एलसीएम, एलसीएम निकालना है। देखिए सब में कॉमन है, यहाँ भी 7 कॉमन है, यहाँ भी 7 कॉमन है, यहाँ भी 7 कॉमन है, तो जो कॉमन है पहले उसको लिख लेंगे, और कुछ कॉमन नहीं है तो सबको लिखेंगे। ये 5 है, इसको गुणा के रूप में लिख लेंगे। ये दिया गया 2 गुणे 2 गुणे 2, तो इसको भी लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, और गुणे यहाँ 13 दिया गया, यहाँ भी 13 लिख लेंगे। अब इसको क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। चलिए 7 पचे 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140, 140 दूना 280, कितना? 200 आपका 80, और गुणे 13 से करेंगे। चलिए कर देते हैं। देखिए 13 0 0, 13 बटे 104, 13 बटे 104 का आपका 4 हो जाएगा, हासिल आएगा आपका यहाँ पे 10।
और देखिए यहाँ 13 दूना 26 और 10 आपका हो जाएगा 36। ठीक है, 3640। और उसमें क्या करेंगे, शेषफल 7 आ रहा है ना, तो इसमें 7 हम लोग ऐड कर देंगे, तो कितना आएगा आपका आंसर, 3600 आपका हो जाएगा 47। यही वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे हम लोग 35 से भाग करें, 56 से भाग करें या 91 से भाग करें तो प्रत्येक दशा में 7 शेषफल आएगा। देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 3647। ठीक है ना, तो ये आपका टॉप 10 था वास्तविक संख्या का एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। अब हम लोग करेंगे जो लिखित प्रश्न होगा उसको हल करेंगे। चलिए उसको हम लोग हल करते हैं। अब देखिए ये इस चैप्टर में एक प्रश्न बहुत ही ज्यादा परिचित है और हर साल ये ट्रेंडिंग होता है, हर साल ये क्वेश्चन में आता ही आता है। अगर ये कर लेंगे तो आपको आराम से 4 नंबर या 6 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। देखिए यहाँ दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये बहुत बार पेपर में आ चुका है और इस साल भी आने की बहुत ज्यादा संभावना है, तो आप लोग इसको तैयार करके ही जाइएगा। देखिए करड़ी में 5 के स्थान पे करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 7, करड़ी में 11, करड़ी में 13 कुछ भी दे सकता है। तो बस आपका एक ही प्रोसेस सबका बनेगा। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमको पता है कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या ही है, लेकिन हमको सिद्ध करके दिखाना है कि नहीं, ये आप सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या होगा। चलिए इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। सबसे पहले आप लोग को मानना, लिखिएगा यहाँ पे कि माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। हम उल्टा मान लेंगे, एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे कि माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या होगा तो क्या होगा, करड़ी में 5 यह आपका a बटे b के रूप में होगा या p बटे q के रूप में होगा। हम लिख लिए a बटे b के रूप में होगा। लिखेंगे जहां जहां a और b सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। तथा लिखेंगे तथा जो आपका b है, b वह 0 के बराबर नहीं है, यानी कि नॉट इक्वल 0। ठीक है, इतना हो गया। अब देख क्या करेंगे, इस b को इधर भेजेंगे तो इसको बटा 1 मान लेते हैं, तो क्या होगा आपका, ये b से जाकर इसमें गुणा हो जाएगा और a से गुणा होगा तो a हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में 5 फिर हो जाएगा b इक्वल टू a, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ऐसे ही आप लोग कीजिएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, करड़ी में 5 b का होल स्क्वायर इक्वल टू a का होल स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा आपका, ये देखिए करनी में 5 का जब वर्ग करेंगे तो केवल आपका ये 5 हो जाएगा और b का वर्ग b स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए क्या करेंगे, इस 5 को इधर भेज देंगे तो गुणा में जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो b स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे आपका a स्क्वायर बटे हो जाएगा आपका। अच्छा ठीक है, इसको समीकरण नंबर हम लोग पहला मान लेंगे। क्या मानेंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब देखिएगा 5 नीचे आ गया, इसका मतलब 5 क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। जब 5 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 ए को भी विभाजित करेगा। क्या लिखेंगे, क्या 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो 5 ए को भी विभाजित करेगा, विभाजित
करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है ना, क्या कर रहा है, 5a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है और 5a को भी विभाजित करेगा। इतना कर लीजिएगा। अब देखिए क्या करना है, इतना करने के बाद से क्या करेंगे, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, फिर पुनः मानेंगे कि माना, लिखेंगे क्या, माना a बराबर 5c मान लेंगे। क्या मानेंगे, a बराबर 5c मान लेंगे। ठीक है ना, तो लिखेंगे अब कि a बराबर 5c समीकरण 1 में रखने पर, क्या, समीकरण 1 में रखने पर तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखने तो क्या होगा, देखिए ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर, जहां पे ए है वहां पे 5c, तो 5c का वर्ग हो जाएगा यहाँ पे, और बट्टे में आपका ये 5 है तो 5 हो जाएगा। इसको जब हल करेंगे तो क्या होगा कि बी स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग 25 और सी स्क्वायर बट्टे ये 5 हो जाएगा। 5 से कट जाएगा 5 बार में, तो क्या होगा आपका यहाँ पे बी स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब देखिएगा, अब क्या करेंगे हम लोग, इस सी स्क्वायर को यहाँ रख देंगे और इस 5 को इधर भेजेंगे, तो सी स्क्वायर बराबर इधर गुणा में तो भाग हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बटे हो जाएगा आपका ये 5। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर दूसरा। अब देखिए 5 यहाँ नीचे है, अब बी स्क्वायर ऊपर है, इसका मतलब 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता, लिखेंगे 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 बी को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। अब देखिएगा, अब ध्यान से हम लोग सोचेंगे, क्या सोचेंगे कि समीकरण 1 व 2 से, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 में क्या है, देखिए समीकरण 1 कि 5a स्क्वायर को विभाजित करें, मतलब क्या हो कि 5a को विभाजित कर दिया और यहाँ पे 5b को भी विभाजित कर दिया। तो यहाँ देखिएगा, अब यहाँ मैं आप सबके लिए लिख रहा हूं कि जो 5 है, 5a को और ए को और बी को, दोनों को विभाजित करता है, करता है किससे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से पता चल रहा है कि 5a और b दोनों को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। अब देखिए जहां हम माने थे, यहां देखिएगा हम लोग माने थे कि a और b सहअभाज्य संख्या है। अब थोड़ा सा अपने आप को सोचना होगा यहाँ पे कि a और b हम लोग सहअभाज्य संख्या माने थे, तो सहअभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो केवल एक से विभाजित होती है। किससे होती है, एक से और स्वयं से विभाजित होती है, यानी कि ऐसे 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जोड़ा जिसका कॉमन एक हो या जिसका एचसीएफ केवल एक ही आए, उसमें कुछ कॉमन न आए। लेकिन देखिएगा ए और बी दोनों तो सहअभाज्य संख्या है, लेकिन ए और बी दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो गया, 5 हो गया। तो इसका मतलब ए और बी दोनों सहअभाज्य संख्या नहीं है, इसका तो विरोध हो रहा है, इसका मतलब जो हम माने उसका क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। लिखेंगे अतः हम जो माने हैं उसका विरोध हो रहा है, विरोध हो रहा है। अतः लिखेंगे इसलिए करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या न होकर करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय
संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बस आप लोग को इतना लिख करके आना है, ठीक है ना। अगर इतना लिख लेंगे तो आपको आराम से 6 में 6 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन ऐसा ही होता है जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। देखिएगा, ये प्रश्न दिया गया है, सेम इसी में का है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो उसको भी वैसे ही करेंगे। देखिए थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, क्या है, लिखेंगे यहां पर कि माना कि 2 माइनस करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या क्या मानेंगे, एक परिमेय संख्या है। उल्टा मानेंगे कि माना 2 माइनस करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या होगा तो क्या होगा, यह P बटे Q के रूप में होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, 2 माइनस करड़ी में 5 बराबर P बटे Q, P बटे Q हो जाएगा, जहां Q नॉट इक्वल आपका 0 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम इस P को इधर भेज देंगे, इस 5 को इधर। तो क्या करेंगे, देखिए इसको लेके आएंगे तो ये प्लस में है, इसको ले जाएंगे तो ये जाएगा प्लस में। तो 2 बराबर P बटे Q अब प्लस का 5 अंडर रूट के अंदर हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस में आएगा तो माइनस, तो क्या आएगा 2 माइनस P बटे Q इक्वल टू अंडर रूट में आपका हो जाएगा ये 5, इतना हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए P बटे Q तो परिमेय संख्या है और ये 2 भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो इस पूरे का हल क्या होगा, आपका एक परिमेय संख्या होगा। लिखेंगे क्या, 2 माइनस P बटे Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो करड़ी में 5 भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, देखिए ये दोनों बराबर है। तो जब ये आपका परिमेय संख्या है तो ये भी आपका परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन हमें पता है कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए 2 माइनस करड़ी में 5 भी एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है ना। बस आपको इसमें इतना ही लिखना था, ठीक है ना। तो इतना अगर आप लोग वास्तविक संख्या से इतना अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न 10 हम करवाए हैं वह, और ये क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं, तो आप लोग यकीन मानिए कि आप लोग में पेपर जो कि वास्तविक संख्या से पेपर में जो क्वेश्चन आएगा आप लोग से एक भी नहीं छूटेगा, ठीक है ना। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।